शांति। थोड़ा मुस्कुरा के ओम शांति। शांति के सागर हम सब मनुष्य आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम ब्रह्मा कुमारी में प्यार से शिव बाबा बोलते हैं, जो निराकार ज्योति स्वरूप है, जिनकी यादगार महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है, ऐसे निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा और जिनके शरीर में प्रवेश करके पिछले 87 वर्षों से पूरे विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है, ऐसे उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्हें एडम क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, आदम कहा जाता है या आदि पुरुष कहा जाता है, ऐसे ब्रह्मा बाबा और उनकी प्रिय संतान सम्मानीय मंच हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीला दीदी जी, इस सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि असिस्टेंट कमिश्नर पशुपालन केंद्र पड़ेगांव महाराष्ट्र सरकार माननीय डॉक्टर मनोहर देवरे जी, प्रिंसिपल ऑफ हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बजाज नगर माननीय प्रोफेसर गोविंद धागे जी, माननीय संदीप अभंग जी जो अमेया इंजीनियरिंग से है, अभी हमारे बीच जो पहुँचे उद्योगपति भोंडवे समूह के अध्यक्ष माननीय भोंडवे पाटिल जी और बजाज ऑटो के मैनेजर माननीय राजेंद्र भालेराव जी और भी अन्य गणमान्य, मुझे मेरे पास नाम नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं क्षमा चाहूँगा, और सभा में उपस्थित मेरे आत्मिक भाई और बहनों, मैं पहले जानना चाहता हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँ या मराठी में बोलूँ। मुझे नहीं पता यहाँ कौन सी भाषा चलती है, लेकिन शुरुआत हिंदी में हुई है, दीदी भी हिंदी में बोली, मला माहीत नाही तुम्हाला मराठी येत नाही का? आपण मराठीत आहोत महाराष्ट्रात, पण इथे भरपूर लोकांना मराठी कळत नसावं, मिक्स आहेत, ठीक आहे, मला येतं हिंदी, असं काही नाही। आमच्या इकडे एक भाई है, हमारे इधर एक भाई है, उसका मराठी थोड़ा अलग है, वो मराठी में कहते हैं, सॉरी हिंदी में कहते हैं कि मोरी में दगड़ अटका इसलिए पानी तुम ब्या। मेरा ऐसा हिंदी नहीं है, मेरी हिंदी अच्छी है, मैं बोल सकता हूँ। पहले मैं एज अ डॉक्टर आप लोगों को देख रहा हूँ, डॉक्टर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, काउंसलर हूँ, तो मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। पहला विचार ये चल रहा था कि आप लोग यहाँ कब से बैठे हैं और मैं जो भी बातें आपको सुनाऊंगा उसमें से कितनी बातें आप ग्रहण करोगे, उसमें से कितनी बातें आप याद रखोगे, उसमें से कितनी बातें आप घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद आपके अंदर कितना परिवर्तन आएगा, ये सब मैं सोच रहा था। क्योंकि हम कॉरपोरेट वाले लोग हैं, कंपनी वाले हैं, हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ और मुझे टॉपिक दिया गया है मन सशक्त, तन स्वस्थ और संबंधों में मधुरता। भरपूर विचार करून दिलेला दिसतोय, ज्यानी पण निवडला आहे, मी पण गोंधळून गेलेलो। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, चलेगा? यस? हाँ, अच्छा। आप में से किसको किसको टेंशन आता है? जिसको टेंशन आता है हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको आता है, पर आप हंस क्यों रहे हैं? टेंशन हंसने जैसी चीज नहीं है, टेंशन सबको आता है। शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब असा वेड्यासारखा प्रश्न का विचारतात, टेंशन तर सगळ्यांना येतं, बरोबर आहे, सबको आता है,
भाइयों को आता है? भाइयों को आता है? अच्छा, सबको आता है। मेरा अगला सवाल है, अभी पार्टी मत बदलना, इलेक्शन के लिए काफ़ी टाइम है। हमको टेंशन आता है या हम लेते हैं? आता है या लेते हैं? लेते हैं। ऐसा कोई यहाँ बैठा है जो कहता है अरे काय मस्त टेंशन घेतलं, खूप मजा आली, मस्त टेंशन घेतलं? टेंशन लेने के बाद तकलीफ होती है तो लेते क्यों? जो करने से तकलीफ होती है वो नहीं करना चाहिए। अभी मत कहना आता है इसलिए लेते हैं। आता है इसलिए लेते हैं या लेते हैं इसलिए आता है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मेरा पूरा फोकस इसी बात के ऊपर होगा कि पावर किसके पास है, शक्ति किसके पास है। मेरे पास जो भी लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो वो एक ही बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? कि डॉक्टर साहब परिस्थिति ऐसे थी, बात ही ऐसे थी, इसलिए मुझे टेंशन आया। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि शक्तिशाली कौन है? परिस्थिति शक्तिशाली है या स्वस्थिति शक्तिशाली है? क्या कहेंगे? परिस्थिति शक्तिशाली होती है या हम शक्तिशाली है? कौन शक्तिशाली है? यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि 30 साल का रिसर्च हुआ है इसके ऊपर। 30 साल के रिसर्च ने, संशोधन ने हमको एक बात स्पष्ट रूप से बताई है कि परिस्थिति से ज़्यादा स्वस्थिति शक्तिशाली है। मैं आपको इसमें बहुत सारे उदाहरण, ये डिस्टेंस बहुत रखा है। एक्चुअली लेक्चर के वक्त इतना डिस्टेंस नहीं होता है, आप बहुत दूर चले गए, मुझे सबके चेहरे दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? अच्छा, मैं अंधेरे में दिखाई नहीं देता हूँ, इसलिए फोकस लगाया। ठीक है, क्योंकि ये वरिष्ठ भाई बहने सब पीछे बैठे हैं तो मुझे आगे आना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, ये पेन है, ये पेन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे समझो, देने वाला नहीं हूँ। ये फॉरेन का पेन है, विदेश का है, पर आप समझो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने लेने से मना किया तो ये किसके पास रहेगा? मेरे पास रहेगा, बराबर है। ऐसे ही हम सबके जीवन में परिस्थिति आती है, वो हमको टेंशन देने की कोशिश करती है। लेना न लेना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। ये शक्ति है। अभी होता क्या है कि सिचुएशन एक ही होता है, परिस्थिति एक ही होता है, लेकिन एक व्यक्ति को टेंशन आता है और एक व्यक्ति को नहीं आता है, बराबर है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि परिस्थिति की वजह से टेंशन आया। ये जो बात आई है, तन स्वस्थ हो, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारी बीमारियों के। मला किती वाजेपर्यंत बोलायचं आहे? घड्याळ ठेवल्यावर मला टेंशन आला। आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं हाँ ठीक है, सहन शक्ति मिलो सगळ्यांना। आप बैठ सकते हैं ना? अच्छा, सबसे ज़्यादा लोग कौन से बीमारी से मरते हैं इस समय? हार्ट अटॅक से मरते हैं, बराबर। कसं काय कळलं तुम्हाला? अच्छा, हुशार आहात। अच्छा, हा मराठीतून बोलो। अच्छा, पण सगळ्यांना कळलं पाहिजे। मराठी भाषा पण चांगली आहे, अमृतातेही पैजा जिंके असं माऊली म्हटलेलं आहे। अच्छा, हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा मरते हैं। मेरा अगला सवाल है, हार्ट अटैक किसको ज़्यादा आता है? माताओं बहनों को आता है या भाइयों को आता है? माताओं को। हाँ, भाइयों को आता है, बराबर है भाई। अच्छा, सवाल यह है कि माताओं को क्यों नहीं आता है? टेंशन नहीं लेती है? अच्छा, बात बहुत करती है।
अच्छा, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही है। मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था, ये बात सच नहीं है, मैं किसी इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन एक बार न्यूज़पेपर में आया था। आप सब सुन रहे हैं माताएं? पीछे सुन रहे हैं लास्ट तक? अच्छा, पेपर में एक बार आया था कि किसी भी बात को पूरे विश्व में फास्ट फैलाना है। अरे मैंने आगे कुछ नहीं बोला, आप बहुत समझदार है, अच्छा होशियार है। किसी भी बात को पूरे विश्व में फास्ट फैलाना है तो किसको सुनाना है? माताओं को सुनाना है। और सब सुनाने के बाद लास्ट में क्या बोलने का? सब बोलने के बाद लास्ट में बोलने का किसी को बताना मत। वो बात अपने आप फैल जाती है। आपको लगेगा ये क्या है? ये महाभारत में युधिष्ठिर ने श्राप दिया है माताओं को। क्यों? क्योंकि जो कुंती होती है वो कुंती छिपाती है कि कर्ण उसका पुत्र है, जिसके वजह से कर्ण मारा जाता है। तो युधिष्ठिर धर्मराज ये श्राप देता है कि आज के बाद इस पृथ्वी पर कोई भी स्त्री कोई भी राज अपने पेट में छिपा नहीं सकती है। मुझे बताओ, कलयुग में ये श्राप है या वरदान है? ये वरदान है कलयुग में। क्यों? क्योंकि भरलं खाली करा, भरायला देतच नाही। लेकिन भाई लोग अपना टेंशन कैसे मैनेज करते हैं? बहनें तो रो लेगी, ज्यादा टेंशन होता है तो रोती है। भाई लोग रोते हैं, भाई रोते हैं, हाँ मरून जाईन पण रडणार नाही, मग मरा। टेंशन में आने के बाद अगर कोई रोता है तो देखा गया जो आंसू निकलते हैं आंखों से, उसमें कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन निकलते हैं, आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा। सिर्फ माताओं को एक ही है कि रोज रोज रड़ाईचं नहीं। तो ये टेक्निक मैं क्यों बताया आपको? वैसे तो ये नहीं है, मुख्य कारण है उनके हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसके वजह से वो बचे रहते हैं। लेकिन साथ में उनके कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है टेंशन आने के बाद। मेरे पास एक दारू छोड़ने वाले बहुत आते हैं, तो मैं उनको पूछता हूँ दारू क्यों पीते हैं? तो कहते हैं भाई लोग हम लोग दिन भर काम करते हैं, मेहनतीचं काम असतं, अंग दुखतं, दिवसभर आम्ही खूप मेहनत करतो, अंग दुखतं, म्हणून थोडं रात्री घेतलं ना, घेऊन झोपलं, खाल्लेलं सगळं डायजेस्ट, झोप चांगली येते। तो मैंने देखा कि वो भिखारी था, उसके साथ उसकी बीवी भी ईंट उठाती थी, पत्थर उठाती थी। मैंने आज तक इतने सालों में किसी स्त्री को देखा नहीं जो मुझे कहती है की आज खूप पाहुणे होते आमच्याकडे, लग्नाचं जेवण बनवलं, एवढे सगळे नातेवाईक आलेले, सगळ्यांचं जेवण बनवणं उठबस करण्यामध्ये मी खूप दमलेली आहे, एक दारूची बाटली घेऊन या माझ्यासाठी। वो लोग नशा नहीं करते हैं, बराबर है ना? तो भाई लोग नशा करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल मैं आपको कहना चाहूँगा, जो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में बहुत ज़रूरी है। ये दोनों का कनेक्शन है। शरीर जितना चलता फिरता है उतना अच्छा है, और मन जितना शांत है उतना अच्छा है। तो शरीर को व्यायाम देना चाहिए लेकिन मन को शांत रखना चाहिए। ये दोनों में प्रिंसिपल फर्क है। मैं देखता था पहले माताएं बहुत अच्छा कसरत करती थी हमारे घर में। आप में से किसके किसके घर पे वॉशिंग मशीन है? जरा हाथ खड़ा करो। वॉशिंग मशीन, अच्छा। और कितने लोग हैं जो अपने हाथ से कपड़े धोते हैं? वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, भरपूर आहेत। तो कौन सा अच्छा है? वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना चाहिए या हाथ से धोने चाहिए? हाँ, हाथ से क्यों धोना चाहिए? हाँ, हाथ से कपडे। आता तुम्हाला राग वाढला, राग कशावर काढता येतो? जितना कपड़ा धोएंगे अच्छा व्यायाम। पहले जो माताएं क्या वो चक्की में आटा पीसते थे, बराबर है, घर पे, वो भी एक बहुत अच्छा व्यायाम था। आजकल रामदेव बाबा सिखाता है ऐसे करो, कारण कमर का कमरा हो गया है।
ये एक्सरसाइज नहीं हो रही है। और जब ये आटा पीसते थे तब वो कुछ बोलते भी थे साथ में, बराबर है, गाना बोलते थे। कुठली गाणी होती ती जात्यावरची? ओव्या, ओव्या बोलायचे। आता बोलतात काय? आता टीवीची सीरियल चालू असते। मुझे बताओ, माताओं को ही सवाल है, कितनी माताएं खाना बनाते हैं घर पे? अच्छा, सभी बनाते हैं। भाई कितने घर पे खाना बनाते हैं? एक भी नहीं है। एक लड़के ने हाथ खड़ा किया ते अच्छा, कोई बात नहीं। मला आमच्या शहराकडे रूप बदलत चाललेलं है। विदेश में पति पत्नी दोनों खाना बनाते हैं, है ना, क्योंकि दोनों ड्यूटी पर जाते हैं। नथिंग रॉन्ग। मेरा माताओं से सवाल है, जो खाना बनाते, कौन कौन खाना बनाते समय गाना गाता है? गाना गाते गाते खाना बनाते? 1 2 3 4। बाकी लोग क्या करते हैं? मेली माझच भाग्य, मलाच बनवायचं, कोणी मला मदत करत नहीं। अभी इसका असर पड़ रहा है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर। इसको ध्यान से सुनो जो मैं अभी बता रहा हूँ। ब्रह्मा कुमारी में हम जब खाना बनाते हैं तो भगवान की याद में बनाते हैं और फिर उसको दृष्टि देते हैं। मला माहित नाही तुमच्यापैकी किती जण जेवण घेताना, कोणी ऐकलाय की नाही श्लोक मला माहित नाही, मी भरपूर ठिकाणी विचारतो। महाराष्ट्रात हा श्लोक बोलला जायचा, वदनी वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरि से, सहज हवन होते। बहुत सुंदर है वो। अभी इसका राज मैं बताता हूँ। ये साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है। मैं अलग तरीके से बताऊं ताकि आपको समझ में आए। शिरा खाता काय तुम्ही? शिरा, शिराला काय म्हणतात इथे? शिराला शिराच म्हणतात ना? शिराच म्हणतात? अच्छा, अच्छा, ठीक आहे, कळलं। शिऱ्यामध्ये काय असतं? ते सुजी असते, है ना, दूध असतं आणि काय असतं? साखर असते। तुमच्याकडे पैसे असतील तर ड्राय फ्रूट असतात, बदाम काजू टाकू शकता। अभी शिरा तुम्ही घरी बनवा, हॉटेलचा खा आणि सत्यनारायणाच्या पूजेचा खा, बरोबर आहे? घरी बनतो, हॉटेलमध्ये बनतो, सत्यनारायणाच्या पूजेला बनतो। सगळ्यात चांगली टेस्ट कशाची असते? सत्यनारायणच्या पूजेची। का? कंटेंट सेम आहे, तिघांमध्ये कंटेंट सेम आहे। मग सत्यनारायणाच्या पूजेचा शिरा चांगला का बनतो? कारण काय? मंत्र म्हणतात किंवा सत्यनारायणाच्या पूजेला तो प्रसाद बनवताना जी व्यक्ती तो बनवते तिच्या मनात विचार काय असतं? कोणासाठी बनतोय? सत्यनारायणासाठी, परमेश्वरासाठी बनवतोय, बरोबर आहे ना? विचार ते असतात। हॉटेलवाल्याचा असा नसतो। हॉटेलवाला किती जण खाणार, जेवढे जास्त गिराईक तेवढं चांगलं, माझे इन्कम चांगलं होईल। आता विचार करा, याचा अर्थ काय? कंटेंट तेच आहे, फक्त बनवताना तुमचे जे विचार आहेत ते विचार त्या जेवणामध्ये उतरतात, म्हणून त्याची व्हॅल्यू वाढते आणि तो प्रसाद बनतो। आता विचार करा, माताएं घर पे खाना बना रही है, दाल बना रही है, दाल किंवा सब्जी, आणि डाळ बनवताना मनात विचार काय? येऊ दे त्याला, मी बघते काय समजतो स्वतःला, सोडणार नाही त्याला। आता तुम्ही रागामध्ये जे काही तुमचे विचार असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही जेवण बनवता, ते विचार कुठे जाणार? कुठे जाणार? ते तुमच्या जेवणात उतरतात। आणि भारतामध्ये ही पद्धत होती की अगोदर आपण परमेश्वराला ऑफर करायचो, भोग लावायचो, मग स्वीकार करायचं। म्हणून जेवण बनवणाऱ्याचं मानसिक स्वास्थ्य फार इम्पॉर्टंट आहे। भारतात मन आहे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पाणी वैसी वाणी। हे भारतामध्ये डीप रूटेड आहे। आज सायंटिस्ट सांगतायत आम्हाला की तुम्ही पाणी स्वीकार करण्यापूर्वी, हे जपानच्या सायंटिस्टने सांगितलेलं आहे, तुम्ही गुगलवर बघू शकता, त्याचं नाव आहे एसारो इमोटो, इमोटो तिकडचं नाव आहे। तर त्यांनी प्रयोग केलेले आहेत पाण्यावर। तुम्ही पाण्याचा एक ग्लास घ्या,
आणि त्या ग्लासाला तुम्ही व्हायब्रेशन द्या. हे प्रयोग तुम्ही स्वतः करू शकता. सगळे प्रयोग आहेत. त्या पाण्याच्या ग्लासाला तुम्ही जर म्हटलं आय हेट यू, मी तुझा तिरस्कार करतो, तर त्या पाण्याचं चित्र बदलतं. आणि तुम्ही त्या पाण्याला म्हणालात की हे थँक्यू म्हणालात की त्याचं चित्र बदलतं. हे फोटोज तुम्ही बघू शकता. आणि आपल्याकडे ही पद्धत होती, पाणी स्वीकार करण्यापूर्वी परमेश्वराच्या आठवणीत करायचं आणि आपण धन्यवाद द्यायचो. पण आपण हे सगळं अंधश्रद्धेच्या नावाखाली विसरलेलो आहोत. ह्याला फालतू समजतं. हे फालतू नाही आहे, हे परफेक्ट सायन्स आहे. आणि हे काय इम्पॉर्टंट आहे त्याला समजून घ्या तुम्ही. मी फक्त स्वास्थ्यावरच बोलतोय. पाणी तुम्ही जेव्हा पण पिता, ते पाणी तुम्ही परमेश्वराच्या आठवणीत दृष्टी देऊन स्वीकार करा. तुमचं स्वास्थ्य चांगलं होणार. तुम्ही त्या पाण्याला हात जोडा. हात जोडून तुम्ही त्या पाण्याला थँक्यू म्हणा, धन्यवाद म्हणा. इवन अन्नाला पण म्हणा. त्या अन्नाची आणि पाण्याची क्वालिटी बदलणार. त्यांनी तुमचं स्वास्थ्य चांगलं होणार. हे आज सायन्स सांगतंय. सायन्सकडे डेटा आहे. तुम्ही जो काही विचार करता तो तुमच्या शरीरातील 75,000 करोड पेशींपर्यंत पोचतो आणि तुमचं शरीर तसं काम करतं. आता मला सांगा, हे इम्पॉर्टंट कसं आहे? तुम्ही जो विचार कराल तसं तुमचं हेल्थवर तुमच्या इफेक्ट येणार. हे आज सायन्स सांगतंय. हे काय इम्पॉर्टंट आहे? जर आपण साध्या ग्लासभर पाण्याला चार्ज करून पितो, तर मग आपल्या शरीरात किती टक्के पाणी आहे? 70% पाणी आहे आपल्या शरीरामध्ये. तुम्ही जो विचार कराल तो तुमच्या शरीराला आजारी करणार किंवा ठीक करणार. हे आज आम्हाला कळायला लागलं. मी ॲलोपॅथीचा डॉक्टर आहे. हे आयुर्वेदामध्ये वगैरे लिहिलेलं आहे अगोदर. ॲलोपॅथीला माहीत नव्हतं हे. पण आज ॲलोपॅथी सायन्स ह्याला स्वीकार करत आहे की जे विचार आपण करतो त्यानुसार आपलं स्वास्थ्य बनतं. कसं? आता ऐका, केस स्टडी सांगतो मी. आपल्या मनाचे विचाराने आपण आजार निर्माण करतो आणि ठीक पण करतो. ही केस स्टडी आमच्या जर्नलमध्ये रिपोर्टेड आहे डॉक्टरांच्या. काय झालं? लक्षपूर्वक ऐका. एका व्यक्तीला हॉजकिन लिम्फोमा नावाचा आजार झाला. लिम्फोमा म्हणजे कॅन्सर. गाठी झालेल्या त्याच्या मानेमध्ये, काखेमध्ये आणि इथे जांघेमध्ये. तो व्यक्ती लास्ट स्टेजला होता. आणि त्यावेळेला तो व्यक्ती न्यूजपेपरमध्ये वाचतो की एक औषध मार्केटमध्ये येणार आहे नवीन, त्याच्यावर प्रयोग चालू आहेत. ह्या आजारावरचं औषध, त्याचं नाव आहे क्रेबिओझिन. हे आर्टिकल जर्नलमध्ये आहे, क्रेबिओझिन मिराकल नावाने. तर हा पेशंट त्या डॉक्टरला फोन करतो जे रिसर्च करतायत आणि त्यांना सांगतो की सर, मला कृपया हे इंजेक्शन द्या, मला हा आजार आहे. डॉक्टर म्हणाले, आम्हाला माहीत नाही इंजेक्शन काम करतं की नाही, आम्ही हा रिसर्च करतोय. तो म्हणाला, नाही डॉक्टर, तुम्ही मला कसंही करून हे द्या इंजेक्शन. डॉक्टरांना पण पेशंट पाहिजे असतात रिसर्चसाठी. ते त्याच्याकडून सही घेतात, कन्सेंट, आणि त्याला ते इंजेक्शन देतात. काय झालं असेल त्या इंजेक्शनने? ते इंजेक्शन त्याच्या अंगात गेल्याबरोबर त्याच्या सगळ्या गाठी विरघळतात. डॉक्टर पण खुश, पेशंट पण खुश. 6 महिन्यानंतर त्या रिसर्चचा थोडा इंटरिम रिपोर्ट, म्हणजे जो काही महिन्यांनी रिपोर्ट, थोडा अर्ली रिपोर्ट, सुरुवातीचा रिपोर्ट पब्लिश होतो, तो पब्लिश झाला. आणि त्या रिपोर्टमध्ये लिहिलेलं की हे औषध सगळ्या पेशंटमध्ये काम करत नाही. पेशंट तो रिपोर्ट वाचतो. काय झालं असेल रिपोर्ट वाचून? काय होतं? त्याच्या सगळ्या गाठी परत येतात. तर डॉक्टरना कळतं की रिपोर्ट वाचल्यामुळे याच्या गाठी परत आलेल्या आहेत. मग डॉक्टर एक ट्रिक करतात, असे प्रयोग करतात. मी पण असे प्रयोग केलेले आहेत जे मी तुम्हाला सांगणार आहे थोड्या वेळाने. तर ते डॉक्टर बघतात की ह्याने वाचल्यामुळे याची गाठ आलेली आहे. डॉक्टर त्याला बोलवतात आणि त्याला सांगतात, अगोदरचं जे इंजेक्शन होतं
त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज होत्या, भरपूर अशुद्धी होती. आता आम्ही त्याला साफ केलेलं आहे, स्वच्छ केलेलं आहे. आणि हे प्युअर क्रेबिओझिन नावाचं इंजेक्शन आहे. आणि त्याला परत डॉक्टर तेच इंजेक्शन देतात जे 6 महिन्यापूर्वी दिलेलं. फक्त सांगताना एवढं सांगतात की हे शुद्ध आहे. परत त्याला ते इंजेक्शन जातं आणि परत काय होतं, त्याच्या सगळ्या गाठी विरघळतात. पेशंट परत नॉर्मल, डॉक्टर खुश, पेशंट पण खुश. मग तो 1 वर्षानंतर ती ट्रायल पूर्ण होते, क्लिनिकल रिसर्च, आणि फायनल रिपोर्ट पब्लिश होतो. आणि त्या रिपोर्टमध्ये लिहिलेलं असतं की हे औषध फालतू आहे, कुठल्याच पेशंटमध्ये काम करत नाही. पेशंट तो रिपोर्ट वाचतो, काय होतं, त्याच्या गाठी परत येतात आणि 2 आठवड्यामध्ये पेशंटचा मृत्यू होतो. माझा तुम्हाला प्रश्न आहे की त्या गाठींना जन्म देणारा कोण? कोणी जन्म दिला? पेशंटच्या विचाराने. ठीक कोणी केलं? आपल्या विचाराने. हे फार मोठं प्रिन्सिपल मी तुम्हाला सांगतोय. तुम्ही जर लक्ष दिला, आपल्या विचारांमुळेच आपण आजारी पडतो आणि आपल्या विचारांनी आपण ठीक करतो. हे आजचं सायन्स आपल्याला सांगतंय. माझ्याकडे एक पेशंट आला, माउंट आबूला मी होतो हॉस्पिटलमध्ये. फॉरेनर्स, विदेशची महिला आलेली, 25,000 लोक भेटणार होते. ती माझ्याकडे इंजेक्शन घेऊन आले. डॉक्टर साहेब, मला 4 तास बसायचं आहे, माझ्यामध्ये ताकद नाही, माझे हातपाय कापतायत, हे इंजेक्शन घेतल्याशिवाय मला ताकद येणार नाही. मी म्हटलं बघूया, पहिलं चेक करूया. तिचा पल्स, बीपी सगळं बघितलं, तिला सगळं ठीक होतं. पण तिच्या मनामध्ये होतं की जोपर्यंत ते न्यूरोबियॉनचं इंजेक्शन मी घेत नाही तोपर्यंत मला ताकद मिळणार नाही. मी म्हटलं तिला, तुम्ही एकदम योग्य डॉक्टरकडे आलेला आहात. विल काय झालं? मी तिला म्हटलं की माझा हात एकदम हलका आहे, सगळे लोक इंजेक्शन घ्यायला फक्त माझ्याकडेच येतात, आणि मी असं इंजेक्शन देतो की लोकांना कळणार पण नाही. ती बोलते अच्छा असं आहे. मी म्हटलं हां असंच आहे. तिला झोपवलं, नर्सला सांगितलं, कारण लेडीज पेशंट आहे, नर्सला उभं केलं आणि तिच्या पुढ्यात मी मुद्दामून ते इंजेक्शन असं फोडून, लाल कलरचं इंजेक्शन असतं, ते इंजेक्शन भरलं आणि तिला सांगितलं तसं टर्न व्हा, तोंड तिकडे करा. तिच्या कमरेला स्पिरिट लावलं आणि मी ते सगळं इंजेक्शन डस्टबिनमध्ये टाकून दिलं, कचऱ्याच्या डब्यामध्ये. तिच्या फक्त कमरेला निडल, सुई टच केली, मी नुसती टच केली आणि तिला सांगितलं झालं इंजेक्शन. तिला आश्चर्य वाटलं. ती बोलली झालं? मी म्हटलं हा झालं. ती म्हणली डॉक्टर मला कळालंच नाही. मी म्हटलं मी बोललो होतो ना, माझा हात एकदम हलका आहे, कोणाला कळतच नाही. पेशंट एकदम खुश. आणि 5 मिनिटानंतर ती मला म्हणते डॉक्टर साहेब मला आता ताकद आली आहे, मला खूप बरं वाटतंय, मी बसू शकते 4 तास. आता मला सांगा तिला ताकद कुठून आली? इंजेक्शन तर गेलंच नाही तिच्या शरीरात. पण तिला ठीक कोणी केलं? तिच्या विचाराने ठीक केलं. कारण तिने बघितलं लाल इंजेक्शन भरलेलं आहे, डॉक्टरांचा हात हलका आहे, हे इंजेक्शन चांगलं आहे, माझ्या अंगात गेल्याबरोबर ताकद येणार, इंजेक्शन अंगात गेलेलं आहे, मला ताकद आलेली आहे. ह्या विचारांनी तिला ठीक केलं. समजतंय? आता तुम्ही विचार करा, जे लोक असतात विचार करत बसतात, माझा आजार कधी ठीक होणार, मला केव्हापासून डोकं दुखतंय, अंग दुखतंय, हे आहे ते आहे. जेवढा तुम्ही हा विचार करत राहाल तेवढे तुम्ही आजारी पडत जाणार. समजतंय? समजतंय? तर पहिलं मला तुम्हाला सांगायचं की इथे तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा. मन सशक्त म्हणजे काय? मन शक्तिशाली म्हणजे काय? स्वतःच्या आजाराचं वर्णन करू नका. काही लोकांना सवय असते, प्रत्येकाला सांगत बसा, इकडे मला काय झालं माहिती, इकडे तिला सांगत तू इकडे काय झालं माहिती. अरे किती लोकांना तुम्ही वर्णन करत बसता की तुम्ही आजारी आहात. आता ह्याचं नुकसान काय होतं सांगतो. तुम्ही 10 लोकांना सांगितलं तुम्ही आजारी आहात, तर 10 वेळेला तो मेसेज कुठे गेला? कुठे गेला? तुमचं अंतर्मन पण ऐकतंय.
माझ्याकडे मी अँगर मॅनेजमेंटवर सेशन घेतो, रागावर नियंत्रण कसं करायचं. काही जण माझ्याकडे येतात, बोलतात सर मला तर सहन होत नाही, मला तर सहन होत नाही, मला तर सहन होत नाही, मला लगेच राग येतो. आता एखादी व्यक्ती 10 वेळा बोलत असेल की मला लगेच राग येतो, मला सहन होत नाही, काय होणार आहे? काय होणार? तुम्हाला राग येणार, कारण तुम्ही स्वतःला पुन्हा पुन्हा तेच सांगताय. त्याच्याऐवजी तुम्हाला काय बोललं पाहिजे? मी ठरवलं तर शांत राहू शकते, मी शांत स्वरूप आहे, मी स्वतःला कंट्रोल करू शकते. बरोबर आहे? पटतंय? हा विचार तुम्हाला करायला पाहिजे. तुमच्यापैकी किती लोकांना राग येतो? हात वर करा. राग येतो? हसताय का? अच्छा, ज्यांनी हात वर केला त्यांना येतो, बाकीचे काय ते देतात? राग सगळ्यांना येतो. मनोविज्ञानाप्रमाणे प्रत्येकाला राग येतो, फक्त रागाची डिग्री वेगळी असते आणि व्यक्त करायची पद्धत वेगळी असते. बरोबर आहे? काही जण तोडफोड करतात. माझ्याकडे या केसेस येतात, नवरा बायको भांडण झालं, नवरा इंजिनियर, बायको सर्जन, भांडण झालं. त्या नवऱ्याला एवढा राग आला, रागाच्या भरात त्यांनी डायनिंग टेबल उचललं, काचेचं पूर्ण ते होतं, असं उचललं, असं फेकलं. मग मोबाईल घेतला, मोबाईल उचलून फेकणार तेवढं सॅमसंग गॅलेक्सी 50,000 ठेवला. तोपर्यंत शांत झालेला. रागाच्या भरात भरपूर काय होतं मला सांगायचं नाही आहे, तुम्ही घाबराल. अशा केसेस माझ्याकडे आहेत. रागाच्या भरात लोक खूप काय करतात. माझे जेलमध्ये लेक्चर होतात, जेलमध्ये मी भरपूर जेलमध्ये गेलेलो आहे. भारताच्या जवळजवळ सगळ्या जेलमध्ये गेलेलं आहे. सगळ्यात मोठं जेल UPला आहे, तिहार जेल म्हणून. 8 जेल आहेत त्याच्यामध्ये. साऊथला एक मोठं जेल आहे. असं बघू नका माझ्याकडे, लेक्चरसाठी गेलो आहे जेलमध्ये. ते डॉक्टर फार पोचलेले दिसतात. जेलमध्ये गेल्यावर मी त्या जेलरला रिक्वेस्ट करतो की मला 302 नंबर कैदी ज्यांनी मर्डर केलेली आहे, हाफ नाही फुल मर्डर केलेली आहे, त्याला भेटवा. तर ते जेलर परमिशन नाही देत. नाही सर, ते डेंजरस असतात है ना, काही करतील. काही अंडा सेलमध्ये असतात. अंडा सेल म्हणजे एक अशी रूम असते जिथे त्याला ठेवलं जातं, तर परमिशन नाही. मग ज्यांच्यामध्ये सुधारणा झालेली आहे पण जन्मठेपेची शिक्षा आहे, अशा लोकांना मला भेटवलं. मला आश्चर्य काय वाटलं, शिकलेले लोक, BSc MSc MAd, एक प्रिन्सिपल होते ज्यांनी मर्डर केलेली. मला आश्चर्य. मी म्हटलं सर तुम्ही चांगल्या घरातले, तुम्ही शिकलेले, तुम्ही का असं केलं? आणि त्या सगळ्यांचं एकच उत्तर होतं. ते सगळे म्हणाले सर हम लोग बुरे लोग नाही आहे. मी म्हटलं मग झालं काय? ते म्हणाले सर माहीत नाही काय झालं, फक्त त्या क्षणाला माझी सटकली. आता हे फार महत्वाचं आहे तुमच्यासाठी. सगळ्यांनी लक्षपूर्वक ऐका. तुम्ही 24 तासामध्ये 23 तास 59 मिनिटं नॉर्मल आहात. 1 मिनिटासाठी तुम्ही सटकली, तुम्ही जेलमध्ये जाऊ शकता. येस ऑर नो? मी ह्याच्यामध्ये काम करतो, अँगर प्रिव्हेन्शन आणि सुसाईड प्रिव्हेन्शन. मी दिल्लीची केस तुम्हाला सांगतो. दिल्लीमध्ये रोड रेज, मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो, तुमच्यापैकी गाडी कोणाकोणाकडे आहे? 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर? ज्यांच्याकडे गाडी आहे फार सांभाळून गाडी चालवा तुम्ही, कारण लोकांची गाडी चालवताना फार राग येतो. ह्या आजाराला आम्ही रोड रेज म्हणतो इंग्रजीमध्ये. दिल्लीची केस, एका व्यक्तीला एअरपोर्ट पकडायला, विमान पकडायला जायचं होतं, तो हॉर्न वाजवतोय, समोरचा साईड देत नाही आणि ह्याचा राग वाढत चाललाय. शेवटी ह्याला लेट झाला, तर ह्यानी काय केलं, आपला रस्ता सोडला आणि समोरच्याचा पाठलाग चालू केला. हरियाणामध्ये गेला, तिकडे जाऊन त्याला ओव्हरटेक करून अडवलं. त्या ड्रायव्हरला गाडीमधून बाहेर काढलं, चाकू घेतला, त्याच्या पोटात खुपसला. हे रागाचं लास्ट एंड आहे. प्लीज अंडरस्टँड. रागाच्या भरात लोक असे प्रकार करतात. तुम्ही गाडी चालवताना शांत डोक्याने गाडी चालवा, कारण समोरचा काय करेल तुम्हाला माहीत नाही. ज्याला जायचं आहे त्याला जाऊ द्या. भरपूर हायवेवर मी बोर्ड बघितलेले, वाचले, खूप चांगले बोर्ड आहेत. एका ठिकाणी असा बोर्ड लिहिलेला,
त्याला हार घातलेला त्या बोर्डला, फोटो दाखवलेला आणि हार होता आणि खाली लिहिलेलं की ज्यांना घाई होते ते निघून गेले, ज्यांना घाई होती ते निघून गेले. मी का सांगतो, हे मानसिक स्वास्थ्यामध्ये येतं, रागावणं किंवा उदास, निराश. इथे पण आता तुमच्यापैकी काही जण बसले असतील जे डिप्रेशनमध्ये असेल, ज्यांना आवडत नाही, म्हणजे इंटरेस्ट संपलेला आहे. आणि हा विचित्र प्रकार आहे हा आजार. काही डिप्रेशन असं असतं, माझ्याकडे पेशंट येतात, खास करून स्त्रियांमध्ये, पुरुषांमध्ये पण आहे, मला दिसतंय प्रॉब्लेम आहे, आणि मी विचारतो काय झालं, काय प्रॉब्लेम आहे का, नाही सगळं चांगलं आहे, आतमध्ये आग लागलेली आहे, पण बाहेरून काय बोलणार, सगळं चांगलं आहे. ह्याला आम्ही म्हणतो मास्क डिप्रेशन. हिंदीमध्ये एक गझल आहे, तुम इतना जो, हाँ अच्छा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो. तुम्हाला जर त्रास असेल, तुमचं मन उदास असेल, प्लीज टॉक, बोला, योग्य व्यक्तीशी बोला, माझ्याशी बोला, माझा नंबर घ्या, माझ्याशी बोला, गॅरंटी आहे मी फोन नाही उचलणार, तरी पण बोला, व्हॉट्सअप करा. मला भरपूर फोन आलेले आहेत, मेसेज आता पण आहे एकाचा, मी त्याला ताबडतोब रिप्लाय दिला, होल्ड ऑन. काय होतं ते मी सांगतो. हे लोक आत्महत्या कसं करतात. मी आता 15 दिवस कोल्हापूरमध्ये होतो, रोज एक आत्महत्या होते कोल्हापूरमध्ये. आय एम शॉक्ड. मी कोल्हापूरच्या गव्हर्नमेंटला सांगितलं, सर प्लीज अर्जंटली काहीतरी करा. रोज एक कशी काय आत्महत्या होते, एवढे लोक कसे चालले आहेत. व्हायब्रेशन जशी साथ पसरली आहे तसं आहे. औरंगाबादमध्ये पण आहे, प्लीज अंडरस्टँड. हे वाढत चाललं आहे, आपल्याला हे थांबवायचं आहे. ह्याची पहिली स्टेज आहे जिथे आपण लोकांना थांबवू शकतो. तुमच्या पण काही लोकांना डिप्रेशन असू शकेल आता, पण ते बोलत नाही, चुपचाप असतात. मी केस सांगतो तुम्हाला, तेव्हा तुम्हाला कळेल आपण कसं वाचवू शकतो या लोकांना. माझे बॅनर असतात जसे हे लागले आहेत, पण खाली नंबर असतो माझा. जर कोणाला समुपदेशन पाहिजे असेल तर माझा फोन करा, माझा नंबर तुम्ही नंतर घेऊ शकता, मी उचलतो. फक्त माझी टायमिंग फिक्स आहे, त्यावेळेला फोन. जसं आता लेक्चर चालू आहे, मी फोन नाही उचलू शकत. लेक्चर नंतर 9 ते 10च्या दरम्यान मी फोन उचलायचे चान्सेस जास्त असतात. तर मला एकाचा फोन आला, डॉक्टर सचिन बोल रहे क्या, मैंने कहा बोल रहा हूँ. मग तो मुलगा म्हणाला, आप मेरी मदद करेंगे क्या, मैंने कहा कंट्रोल में है तो जरूर करूँगा. मग तो मुलगा म्हणाला, सर मुझे आत्महत्या करना है, कोई अच्छा रास्ता बताओ. मला पहिलं वाटलं मस्करी करतोय. मी पण थकलेलो, मनातल्या मनात मी बोलत होतो, मरायचं तर मर, मला कशाला विचारतो, कारण मी पण थकलेलो, अक्षरशः थकलेलो. पण बघितला हा मुलगा काहीतरी गडबड करणार आहे, मग मी चालू केलं फोनवर काउन्सिलिंग. मी म्हटलं, देख भैया, मरने के अलग अलग तरीके हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे मर सकते हो. मला माहिती आहे पुढे तो काय बोलणार आहे. मग तो म्हणाला, नहीं नहीं सर, मरना चाहता हूँ लेकिन तकलीफ नहीं होनी चाहिए. मी म्हटलं व्हेरी गुड. आला हातामध्ये. मी म्हटलं तकलीफ नहीं होनी चाहिए एक तरीका है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कुछ है, वो लेने का और जाने का, शांति से जाने का. बोला हाँ ये अच्छा है. मैंने कहा अच्छा है लेकिन मिलता नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन लगता है उसके लिए. बोला क्या करूँ. मैंने कहा मिलने को आ जा, मैं दे देता हूँ. आला तो मुलगा, त्याला बघून मी हादरलो. 6 फूट हाईट, हट्टा कट्टा. मी म्हटलं ह्याला मरायला झालं काय, ह्याला बघून लोक मरतील. मी त्याला विचारलं, तुला मरायचं मर, पण कारण सांगशील का मरायचं आहे. आणि त्याने फेमस उत्तर दिलं जी हल्लीची मुलं करतात. मला म्हणाला, सर मैं इसलिए मरना चाहता हूँ क्योंकि मुझे प्यार में धोखा मिला है. म्हटलं आला एक सैराट आणखी, येड लागला, झिंगाट. मी म्हटलं बस इतनी सी बात के लिए मरना चाहता है. बोला नहीं सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ. म्हटलं फिर, मेरे को जॉब नहीं है, मैं बेकार हूँ, मेरे सब दोस्तों को जॉब लग गया, तो बेकार हूँ तो और निगेटिव चल रहा है, तो प्यार में फेल, इसमें फेल, उसमें फेल. लक्षपूर्वक ऐका तुम्ही सगळ्यांनी. डिप्रेशनमध्ये असलेल्या व्यक्तीची 3 लक्षणं असतात मानसिक स्वास्थ्य. पहिला, हेल्पलेस, त्याला वाटतं माझी कोणी मदत करू शकत नाही. दुसरं,
होपलेस, जीवनामध्ये काही आशा उरलेली नाहीये. तिसरं वर्थलेस, काही किमतीचा नाहीये, जगण्यापेक्षा मरणं चांगलं. हे 3 विचार त्याच्या मनात असतात. तुमच्या आजूबाजूला असा कोण असेल, प्लीज रिपोर्ट, त्याच्याशी बोला, त्याची मदत करा, तुम्ही त्याला वाचवू शकता. माझ्याकडे आला, मग मी आता विचार केला, हा जर माझ्या हातातून गेला तर हा काहीतरी गडबड करणार. मग मी बोललो, आता ह्याला कसं समजाव. 2 मिनटं परमेश्वराच्या आठवणीत मी गेलो, कनेक्ट केलं. मला एक आयडिया आली. मी त्याला म्हटलं, बघ तुला मरायचं आहे ना, माझ्याकडे एक आयडिया है. बोला क्या? मैंने कहा देख, यहाँ से बॉर्डर नज़दीक है भारत का, तू क्या कर, बॉर्डर पे जा, दुश्मन को गोली मार के मर, कम से कम देश के लिए तो मर, ऐसे मरने से अच्छा है देश के लिए मर, शहीद होके मर. तुम्ही का टाळ्या वाजवल्या? तुम्हाला पण बॉर्डरवर जायचं आहे का? नाही नाही, तुम्हाला आवडलं आहे, ठीक आहे. तर तो म्हणाला, हाँ सर मैं मार के मरूंगा. राग असतो, पूर्ण दुनियावर राग असतं. मेरे को लेगा कौन? मैंने कहा होल्ड ऑन. त्याचं मन बदलायला लागलं. बघा, मी फक्त त्याला एक आयडिया दिली, त्याचं मन बदललं. मग मी म्हटलं, ठेरो मैं बात करता हूँ. माझे आर्मीमध्ये लेक्चर असतात. मी कर्नलला फोन लावला, सर एक लड़का है, उसको कुछ दिनों के लिए अपने पास रखो. तो कर्नल म्हणाला, भेजो, हमको भी ज़रूरत है. हा मुलगा आजपासून 23 वर्षापूर्वी, ही 2000 सालची गोष्ट आहे, हा मुलगा जो आत्महत्या करणार होता, आज पण बॉर्डरवर भारत देशाची सेवा करतोय आणि आत्महत्या केलेली नाही. ही इज फायटिंग फॉर इंडिया. मी हे का सांगितलं? लक्षपूर्वक ऐका. इंग्रजीमध्ये आम्ही म्हणतो, जस्ट बिकॉज यू आर टेम्पररली अपसेट डोंट टेक परमनंट डिसिजन्स ऑफ लाईफ. तुमचा मूड ऑफ आहे ना, काही कारणास्तव तुम्हाला सुचत नाही काय करायचं, शांत राहा. टोकाची भूमिका घेऊ नका, कारण त्या अवस्थेमध्ये तुमचे निर्णय चुकणार आहेत. बरोबर आहे? तुमचा मूड परत नॉर्मल होऊ शकतो. होल्ड ऑन, थोडा पेशन्स ठेवा, धीर ठेवा. अगोदर स्त्रिया वैतागल्या की नवऱ्याला म्हणायच्या, काय म्हणायच्या? जास्त टेन्शन झालं की काय म्हणायच्या? हां बरोबर. तुम्हाला कसं माहिती? अभ्यासू आहे तुम्ही, बाकी विचार करू नका. त्या स्त्रिया म्हणायच्या, काही झालं, चालले मी माहेरी. जायच्या नाही, धमकी होती फक्त. हल्लीच्या जातात. मला तुम्हाला सांगायचं, जे काही कारण तुमच्या आयुष्यात असेल, ज्याने तुमचं मानसिक स्वास्थ्य ढललेलं आहे, टोकाचे निर्णय घेऊ नका. हे सैराट जे आलं ना प्रकरण, मला खूप वाईट वाटलं. जेव्हा हा सैराट मूवी आला, मी तेव्हा बीडमध्ये होतो. काही महिन्यानंतर मी गेलो, तो सैराट मूवी, त्या बीडमध्ये जे वर्तमानपत्र होतं बीड जिल्ह्यामध्ये, 40 मुली घरातून पळून गेल्या सैराट बघून. मी म्हटलं, हे काय प्रकार आहे? एवढं तुम्ही, म्हणजे एक व्यक्ती आवडला ठीक आहे, पण त्याच्यासाठी अशी एक्स्ट्रीम स्टेप. पुढे काय होतं ह्या लोकांचं ते तुम्हाला नाही माहिती. ते पोलीसवाले माहिती आहेत किंवा आमच्यासारखे डॉक्टर, कारण ह्या केसेस आमच्याकडे येतात. भावनेच्या आहारी जाऊन तुम्ही असे टोकाचे निर्णय घेऊ नका. समजतंय? समजतंय? मी फक्त 2 भावनांवर बोललो, तिसरी भावनावर अजूनपर्यंत बोललो नाही. मी रागाला टच केलं आणि निराशा, कारण राग आणि निराशा कनेक्टेड आहेत. कनेक्टेड आहेत. बिझनेसमॅन, बिझनेस चांगला नाही झाला, सुसाईड. हल्लीची मुलं, ते कोल्हापूरला एका मुलीचा 12वीचा पेपर कठीण गेला म्हणून घरी येऊन सुसाईड. आईवडिलांनी काय करायचं विचार करा. मला तुम्हाला एकच सांगायचं आहे, प्लीज आजूबाजूला नजर ठेवा. एखादी व्यक्ती जर डिस्टर्ब असेल, बोला तिच्याशी. आणि आईवडिलांना विशेष सांगतो, मुलांवर प्रेशर टाकू नका. मला आईवडील म्हणतात, आम्ही नाही काय एवढी मेहनत केली, आम्ही कसं काय केलं, ह्यांना काय होतं. बोललं पाहिजे. नाही, हल्लीची मुलं वीक आहेत, कमजोर आहेत. नियमाप्रमाणे तुम्ही त्यांना मारू पण शकत नाही. का असा नियम बनवला आहे? कारण हल्लीच्या मुलांमध्ये ती शक्ती नाही आहे. ही इंटरनेट एजची मुलं आहेत. तुम्ही त्यांना अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करू नका, कारण ही मुलं, सॉरी
हिंदी में, सॉरी। तो ये बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं बहुत कमज़ोर नस्ल है। आप इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट मत करो। क्या हुआ मैं बताता हूँ। हमारे मुंबई की बात है। मुंबई में एक बहन लड़की 12th स्टैंडर्ड में मेरिट में आई। आप सोचो, मेरिट में आना मामूली बात नहीं है। लेकिन माँ बाप का कितना प्रेशर रहता है कि आईआईटी लानी। तिला पण जायचं होतं, उसको भी आईआईटी में जाना था। बहुत होशियार थी। आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, नंबर ही नहीं लगा आईआईटी में। सोचो, मेरिट में आई है, केवल आईआईटी में नंबर नहीं लगा, इसलिए आत्महत्या कर ली। आई वडिलांना शॉक, आई वडील बहुत परेशान, गए आईआईटी में, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारी बेटी बहुत होशियार थी। तो आईआईटी वालों ने फिर से चेक किया तो पता चला कि वो टॉप 10 में आई थी, आईआईटी में भी टॉप 10 में थी, केवल कंप्यूटर मिस्टेक की वजह से उसका नाम नहीं आया था। अभी ये क्या बता रहा है कि हमारे अंदर धीरज खत्म होते जा रहा है, पेशेंस नहीं है। बराबर है। थोडा तुम्ही धीरज द्या आणि मुलांवर प्रेशर टाकू नका। प्लीज टॉक टू युअर चिल्ड्रन। माँ बाप एक ही काम है, किती मार्क्स मिळाले, किती मार्क्स मिळाले, कितने परसेंटेज। आपने कभी उसको ये पूछा है तू खुश है क्या, तू खुश है क्या, तुम पढ़ाई करते समय खुश हो क्या। आप केवल मार्क्स ही पूछते हो उसको। तो उस लड़का या लड़की को लगता है मम्मी पापा तभी खुश होंगे जब मुझे मार्क्स मिलेंगे, और वो कॉम्प्लेक्स के साथ पैदा होते हैं। सभी बच्चे समझदार नहीं होते, नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। वो समझ रहे हैं, आप बात को मान रहे हैं। आमिर खान ने इसके ऊपर ही स्टडी करके वो 3 इडियट्स बनाया। 3 इडियट बनाने का कारण ये था। और दुख की बात यह है कि महाराष्ट्र राज्य पूरे भारत में इस एज ग्रुप में आत्महत्या की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे है। मुझे पता नहीं है, क्राइम रिकॉर्ड्स का ये रिपोर्ट है। माँ बाप बहुत ध्यान से चलो, बच्चों के अंदर अभी वो ताकत नहीं, बहुत प्यार से आपको चलाना चाहिए। बराबर है, बराबर है। क्योंकि आपको क्या मिलेगा प्रेशर, आप एक जिंदगी गंवा सकते हो। क्योंकि बच्चे तुलना करते हैं कि उसको मिला, मेरे को नहीं मिला, मेरी मम्मी पापा खुश नहीं हो गए, मैंने उनका नाक कटा दिया, बस खत्म। तो ऐसा कुछ नहीं करना जिसके ऊपर प्रेशर हो। आप भी घर में झगड़ा मत करो। आज ये जो टॉपिक है ना, संबंधों में मधुरता, मेरे पास बहुत पति पत्नी झगड़ा लेके आते हैं। काय झगड़ा, कौन सी बात के ऊपर झगड़ा, छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ा। आप जो झगड़ा करते हैं ना, उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी आता है, बच्चों के ऊपर भी आता है। बच्चे बोलो यस और नो। मम्मी पापा झगड़ा करते आपको अच्छा लगता है? हाँ नहीं ना, देखो बोलने को भी डर रहे। मम्मी घर पे जाके गधड़ी तोड़ उठा लगाया। अब मेरे को और हंसने को आता है। मम्मी पापा अपने बच्चों को कहते हैं गधड़ा, गाढ़वा। अब ये बोलना चाहिए क्या? अगर आप बच्चों को गधे का बच्चा कहते तो गधे के माँ बाप कौन हुए? तो ऐसा मत करो। मेरा कहने का भाव है, आप झगड़ा मत करो आपस में। मेरे पास केस आया, वो केस मैं सुनाता हूँ। माँ बाप दोनों पढ़े लिखे, ये प्यार करके शादी करने वालों को क्यों इतना प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। तो ये दोनों को शादी हुई, 3 बच्चे हुए। आप सोचो, झगड़ा हो गया, पति पत्नी का झगड़ा। आप में से कौन कौन है जो झगड़ा करते हैं घर पे? कौन हाथ खड़ा करना? कर रहे। बाकी लोग हाथ क्यों नहीं खड़ा करने? इज्जत का सवाल। अरे सबका झगड़ा होता है, नथिंग रॉन्ग। झगड़ा तो होता है ना, होता है या नहीं होता है? हमारे मुंबई में 25 माले का बिल्डिंग था। तो एक घर से हमेशा हंसने की आवाज़, उनकी शादी को भी 25 साल हो गए, कभी झगड़ा नहीं। तो लोगों को आश्चर्य लगता था कि इनके शादी को इतना साल हुए, लोग झगड़ा क्यों नहीं करते। एक ने पूछा क्यों भैया, आप लोग झगड़ा नहीं करते क्या? बोला ऐसा नहीं है, हम झगड़ा करते। फिर हंसते क्यों हो? आपके घर से हमेशा हंसने की आवाज़ आती है। तो उस व्यक्ति ने कहा मेरी जो बीवी है वो शीघ्रकोपी है। शीघ्रकोपी समझते हैं? शॉर्ट टेम्पर्ड।
उसको तुरंत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। बोला फिर क्या? जब भी उसको गुस्सा आता है, उसके हाथ में जो चीज मिलती है, आप हंस क्यों रहे? मैंने आगे कुछ नहीं बोला। उसके हाथ में जो चीज मिलती है वो उठा के फेंक के मारती है। तो उसने पूछा फिर हंसने का क्या उसमें, हंसते क्यों? तो उसने कहा जब उसका निशाना लगता है तो वो हंसती है, नहीं लगता है तो मैं हंसता हूं। ताली क्यों बजा रहे? ये टेक्निक यूज मत करना। हर एक का अपना तरीका है स्ट्रेस मैनेज करने का। मेरा कहने का भाव है, मेरे पास जो आया था वो कपल अलग था, उनका झगड़ा हो गया, उन्होंने बात करना बंद किया। बात बंद करने वाले बहुत खतरनाक होते हैं। तो उनकी सासू माँ हमारे पास आती थी, उन्होंने कहा सचिन भाई आप कुछ तो काउंसलिंग करो, ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा है ना। बोला नहीं 3 साल हो गए, एक घर में रह रहे, बात नहीं कर रहे। तो मैंने कहा ठीक है भेजो, माझ्याकडे आले दोघं। दोनों को मैंने बिठाया। मैं यूजुअली दूर बिठाता हूँ दोनों को, क्योंकि उधर ही मारा मारी चालू करते हैं। तो दोनों को दूर बिठाया। मैंने कहा क्या हुआ? मराठी में बोलते तुम्ही प्रेमात पडला होता, यू हैड फॉलन इन लव। दोनों ने जवाब दिया हाँ सर आम्ही पडलो, कारण आम्ही आंधळे होतो म्हणून पडलो। मुझे उस दिन पता चला प्यार में क्यों गिरते हैं, क्योंकि प्यार अंधा होता है। मैंने कहा आपका केमिस्ट्री अच्छा था, एक ही स्कूल में पढ़े थे? बोला हाँ सर केमिस्ट्री था, थोड़े केमिकल इधर निकले थोड़े उधर निकले, प्यार नहीं था, आकर्षण था। मैंने कहा फिर अभी आप लोग बात नहीं करते तो घर का काम कैसे चलता है? तो उसने कहा अभी क्या करूँ, ये बात नहीं करते, हम कागज के ऊपर लिख के देते हैं एक दूसरे को, इंटरनल करस्पॉन्डेंस। मैंने कहा अच्छा है, कागज के ऊपर लिख के देते हो, काम तो हो रहा है? बोला नहीं सर, मेरे को फ्लाइट पकड़ना होता है, सुबह का अलार्म से मेरी आंख खुलती नहीं। पहले मेरी बीवी मेरे को उठाती थी, अभी मेरी फ्लाइट मिस होती है। मैंने कहा कैसे? मैं रात को कागज पे लिख के देता हूँ, मुझे 5 बजे उठाओ। मैंने कहा फिर? मेरे तकिए पे दूसरा कागज होता है, 5 बजे उठो। मैंने कहा इतने साल हो गए, बच्चों को टेंशन है, घर में झगड़ा है, किसी की भी गलती हो माफ कर दो। दोनों ने ऐसा जवाब दिया जो आज तक मैंने कभी नहीं सुना। क्या जवाब दिया होगा? मैंने दोनों को समझाया माफ कर दो, क्या जवाब दिया होगा? बोलो अपने अनुभव से, मैं क्यों नहीं। दोनों ने मुझे कहा डॉक्टर साहब इस जन्म में तो छोड़ो। क्या बोला? इस जन्म में तो छोड़ो, अगले कई जन्म माफ नहीं करने वाले। और वो मराठी स्त्री थी, देखो मुझे बहुत शॉकिंग लगा, पढ़ी लिखी। वो हमारे इधर महाराष्ट्र में एक त्योहार होता है, कौन सा? वो धागा बांधते हैं, वट पूर्णिमा। हाँ वट सावित्री का होता है ना, एनुअल मैरिज रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट। तो हर साल क्या बोलते हैं उसमें, जन्मों जन्मी जन्म जन्मांतर यही पति मिले। उसने कहा डॉक्टर साहब अब मैं उल्टा धागा बांधती हूँ। अभी मैं एक आपसे बहुत देर से आप बैठे, हम एक एक्सरसाइज करेंगे, तैयार है? क्योंकि सुना हुआ उड़ जाता है, मुझे पता है आप लोग भूलने वाले हैं, लेकिन किया हुआ नहीं भूलेंगे। तैयार है? ये एक्सरसाइज के बाद मुझे पता चलेगा कि आप में से कितने लोगों को हार्ट अटैक आने वाला है। तैयार है? अभी नहीं आएगा, डरो मत। तैयार है? टेंशन और रिलैक्सेशन के ऊपर एक्सरसाइज है। तैयार है? बोलो हाँ जी। अच्छा सीधा बैठो, सीधा बैठो सभी। अच्छा सीधा, कोई बैठा नहीं था, ठीक है। दोनों हाथ आगे लो। अरे मेरे एक हाथ में माइक है, कॉपी करायची सवय गेली नाही। हाथ आगे लो, हाँ मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करो, बहुत अच्छा अनुभव होगा आपका, टेंशन दूर हो जाएगा। मुट्ठी बंद, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और मुट्ठी को टाइट करो, मुट्ठी को टाइट करो, आंखें बंद मुट्ठी टाइट। पूरा गुस्सा इस मुट्ठी के अंदर आने दो, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी।
जैसे मुट्ठी टाइट हो रही है, आपको कैसे लग रहा है? बचपन से लेके अब तक जितना भी टेंशन है ये सब मुट्ठी के अंदर आ रहा है। टाइट करो, एकदम टाइट करो, और टाइट करके फील करो आपको हार्ट में कैसे लग रहा है, हार्ट में कैसे लग रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सब टेंशन इस मुट्ठी में आ गया। अभी बहुत धीरे से मुट्ठी को लूज करते जाओ, मुट्ठी को लूज करो, लूज करो, लूज करो। और जैसे मुट्ठी लूज हो रही है आपको कैसे लग रहा है, फील करो। जैसे मुट्ठी लूज हो रही है आपको कैसे लग रहा है, फील करो, उसको महसूस करो। मुट्ठी को ओपन करो, ओपन करो, धीरे धीरे ओपन करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी आंखें खोलो और ऐसे करो, ऊपर जाने दो, शिव बाबा के पास। हाथ नीचे लो, दम ले भाई। कई लोगों का हाथ दर्द होता है ना? ये हाथ दर्द होता है, इसका मतलब आपको मसल्स को थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा। मैं देख रहा था एक लोग छोड़ ही नहीं रहा था। अच्छा, किसको किसको अच्छा लगा मुट्ठी बंद करते समय? मुट्ठी बंद करते समय लाहौल बिल्ला कुवत। अच्छा, वेरी गुड। किसको मुट्ठी खोलने के बाद अच्छा लगा, हल्का लगा? अच्छा, आधे इधर आधे उधर, बाकी के किधर? ये कुछ लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो बहुत चालाक होते हैं, वो सोचते हैं आगे देखेंगे क्या बोलते हैं। अभी इसका अर्थ सुनो। मुट्ठी बंद करना, स्पिरिचुअलिटी में मुट्ठी बंद करना माना पकड़ के रखना। पकड़ के रखना कहाँ पे? यहाँ पे, बराबर है? पकड़ के रखना। और ऐसे मराठी भाषा क्यों अच्छी है वो आपको अभी समझ में आएगा। बहुत लोगों को आदत होती है मनामध्ये गाठी बांधून ठेवायच्या, बरोबर आहे? मनामध्ये गाठी बांधून ठेवतात, और ऐसे जे मनामध्ये गाठी बांधून ठेवतात त्यांना मराठीत काय म्हणतात? हाँ, मी नाही म्हणालो। ऐसे लोगों को मराठी में बोलते हैं आतल्या गाठीचे। अभी आतल्या गाठीचे लोक दुष्ट नसतात, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। त्यांना सवय असते, उनको आदत होती है, कोई भी हो गया पकड़ के रखो, कुछ हो गया पकड़ के रखो, मन के अंदर गांठ बांध के रखते हैं। आज हमको ये डेटा है कि जो लोग मन में गांठ बांध के रखते हैं उनके शरीर में भी गांठें निर्माण होती है। आज हमको पता चला है मन की गांठ, शरीर की गांठ। अब ये कैसे होता है, ध्यान से सुनो। मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मैं ना, मेरा खून उबल रहा है, खून उबल रहा है, लेकिन सामने परिस्थिति ऐसी है कि मैं गुस्सा नहीं कर सकता हूं। तो जो खून उबल रहा है मैं क्या करता हूं, उसको पकड़ के रखता हूं। खून उबल रहा है, पकड़ के रख रहा हूं। तो जो पकड़ के रखते हैं वो जमने लगता है, वहां खून की गांठ होती है और फिर हार्ट अटैक आता है। कैंसर की भी गांठ होती है। इसको रिप्रेसिव कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं अंग्रेजी में। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप गूगल कर सकते हैं इसको। आज हमारे पास पता चला है कि बड़े लोगों में जो प्रॉब्लम है पकड़ के रखने की वजह से। मैं जब से आया हूँ आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बैठे अभी तक बिल्कुल हंस नहीं रहे। आजू बाजू में मत देखो, उनका दोष नहीं है, मैं उनको दोषी नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे पकड़ के रखा है। गंभीरता एक बहुत अच्छा गुण है, हम भी गंभीरता के ऊपर बोलते हैं। गंभीरता इज अ गुड क्वालिटी, डिवाइन क्वालिटी। लेकिन गंभीरता के साथ प्रसन्नता चाहिए, तभी वो दिव्य गुण है। गंभीरता के साथ प्रसन्नता नहीं है तो वो रुक्षता बन जाता है, बराबर है? इसी बात को मैं अलग तरीके से बताता हूँ। मैं देख रहा हूँ जब से आए छोटे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी झगड़ा करते, बड़े भी झगड़ा करते, बराबर है? छोटे बच्चे कितना देर में भूलते हैं, कितना देर में? तुरंत भूल जाते हैं। और बड़े लोग कितना दिन याद रखते हैं, कितना दिन? सालों साल। परेशान कौन रहते हैं? इसलिए आपको अगर स्वस्थ रहना है तो छोड़ना सीखो, माफ कर दो। आपने भारत में जो देवी देवताओं के मंदिर देखे हैं, कभी किसी देवी देवता का ऐसा देखा है मंदिर? ऐसा हाथ, हाथ कैसे रहता है? ऐसा लक्ष्मी का हाथ ऐसे रहता है। एनर्जी मस्ट फ्लो, पकड़ के मत रखो। अगर आपको सुखी रहना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, छोड़ दो, छोड़ दो, बराबर है? माफ कर दो।
आप में से कौन कौन माफ करने को तैयार है? हात खड़ा करो. आज घरी गेल्याबरोबर माफ करणार. घर पे जाके ऐसे मत बोलो, चल डॉक्टर सचिन आलेले त्यांनी सांगितलं माफ, हात तुला माफ केलं. ऐसे नहीं, माफ ऐसे नहीं करते हैं. माफी आपके व्यवहार से दिखाई देनी चाहिए. यस और नो? माफ, क्योंकि क्या है, मैं देख रहा हूं बीमारी का कारण है माफ नहीं करना. माफ नहीं करते. आज हमारे पास डेटा है, डॉक्टर्स, फॉरगिवनेस थेरेपी, क्षमा भाव एक बहुत बड़ा थेरेपी है जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है. मैं ये बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों का आपस में मन मुटाव होता है. मन मुटाव है, मन के अंदर बहुत सारे भाव है. यस और नो? यस और नो? तो आपको आज छोड़ना पड़ेगा. आप भगवान के घर पे आए हो, अगर आपको स्वस्थ रहना है छोड़ना पड़ेगा. मुझे स्वामी विवेकानंद याद आ रहे हैं. उनको पूछा, दो लोगों का झगड़ा हो गया, दोनों का झगड़ा हो गया, गलती किसी की भी है, दोनों की गलती है, माफ़ी किसको मांगना चाहिए? ये सवाल स्वामी विवेकानंद को पूछा. उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया. सुन रहे सभी? आपका झगड़ा हो गया, माफ़ी किसको मांगना चाहिए? लोग यूजुअली क्या कहते हैं, मैं क्यों माफ़ी मांगू, मी शेंगा खाल्ल्या नाही, मी टर्फल उचलणार नाही, मैंने कुछ किया नहीं, मैं माफ़ी क्यों मांगू? स्वामी विवेकानंद का जवाब देखो. स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिसको सुखी रहना है वो पहले माफ़ी मांगे. जिसको सुखी रहना है उसके बिगर कोई रास्ता नहीं है. प्लीज़ अंडरस्टैंड. मैं ये बोल बोल के थक गया हूँ लोगों को. अगर आपको सुखी रहना है, सोडून द्या, सोडून द्या. मला म्हणतात, सर ह्याला बघितलं बघितलं तर राग येतो, इसको देखते ही गुस्सा आता है. ऐसा क्या होता है कि उसको देखते ही गुस्सा आता है? ये गलत है. कहता है इसके वजह से मुझे टेंशन है. प्लीज अंडरस्टैंड अभी जो मैं बता रहा हूँ. अगर आप कहते हैं कि फलाना या फलानी के वजह से मुझे गुस्सा आता है, आप जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकते. क्योंकि जैसे ही आपने कहा उसके वजह से मुझे प्रॉब्लम है, आपका रिमोट कंट्रोल किसके पास गया? उसके पास. जब तक वो नहीं बदलेगा आप ठीक नहीं हो सकते. यस और नो? तो आज के बाद किसी को दोष मत देना. वो महाराष्ट्र में कहावत है, जब आप एक उंगली किसी के पास दिखाते हो तो 4 नहीं 3 उंगली एक भगवान के तरफ भी है. ये अंगूठा ऊपर होता है. उसने ऐसा पति क्यों दिया, ऐसी पत्नी क्यों दी? भगवान को भी दोष देते हैं. लेकिन उसको 1 गुना बदलना है तो मुझे 3 गुना बदलना है ना. यस और नो? तो आपको ही बदलना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है. अगर आपको स्वस्थ रहना है शरीर से, मन से, संबंधों में, हमारी दादी प्रकाशमणि थी, बहुत अच्छा बोलती थी. ये जो सुमधुरता शब्द है ना, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते पता है? हार्मनी. हार्मनी अंग्रेजी का शब्द है. तो हमारी दादी कहती थी, अगर आपको संबंध अच्छे रखने हैं तो हार्मनी शब्द को ध्यान में रखो. हार्मनी माना हार मानी, मैंने हार मानी. जब तक आप झुकेंगे नहीं रिश्तों में, तब तक रिश्ते अच्छे नहीं होंगे. आप झुकना सीखो. महाराष्ट्र में बहुत सारे कहावतें हैं. महाराष्ट्र में एक कहावत है जो मुझे अच्छी नहीं लगती. 2 कहावतें हैं. एक है मोडेनपण, मोडेनपण वाकणार नाही. मराठी माणूस आहे मी, मोडेनपण वाकणार नाही. अरे बाबा, तू मोडल्यावर तुझा फायदा काय है? उसके बजाय आपको ये बोलना चाहिए कि वाकेनपण मोडणार नाही. अलग अलग संदर्भ में है. जहाँ अस्मिता का विषय है आपको स्टिक रहना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप्स में, संबंधों में क्या करना चाहिए? जो हारता है वो जीतता है. प्लीज अंडरस्टैंड. अभी मैं जो वाक्य बोल रहा हूँ उसको छप के रखना. मैंने देखा है रिश्तों में जो कड़वाहट होती है ना, उसका कारण है मनुष्य का अहंकार. अहंकार.
अहंकार माफी सुनना पसंद करता है और प्यार जो है वो माफी मांगना पसंद करता है। प्यार माफी मांगना पसंद करता है। अहंकार को सुनना अच्छा लगता है, माफ करा माफ करा, और जिसको प्यार होता है वो माफी मांगता है। अगर आप झुकना नहीं सीखे रिलेशनशिप्स में, आप लंबे समय तक नहीं चल सकते हो। बराबर है? ज्यांच्या वर्षाला 25 लग्नाला 25 वर्ष झाले हात वर करा. लग्नाला 25 वर्ष, 25 सालचे भांडण झाली की नाही? झाली असतील. नाही झाली? तुमचा सत्कार केला पाहिजे. कारण कलयुग में इतना साल शादी को और अगर झगड़ा नहीं करते, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. इनके लिए तालियां बजाओ अगर ये सच है तो. मुझे नहीं पता, पर ऐसा है तो हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आप अच्छा हे पढ़ा है ना, वो क्या कहते, इन्होंने कहा ये नहीं करते लेकिन वो करती है. टाळी कशी वाजते? एक हाथ से या दो हाथ से? दो हाथ से. वाजू नका. ताली दो हाथ से बजती है ना. भले वो कर रही है, आप चुप बैठो ना, इससे भी शांति आ सकती है. यस और नो? मी नेहमी लेक्चर मध्ये सांगतो, 2 वाद लक्षात ठेवा. हे खूप फेमस झालं. अगर आपको सब वाद विवाद मिटाने हैं तो 2 वाद ध्यान में रखो. कौन से 2 वाद? एक धन्यवाद और दूसरा आशीर्वाद. ये 2 वाद जहाँ पर है, उनके जीवन से सब वाद विवाद समाप्त हो जाते हैं. यहाँ से आपको घर जाने को लेट हुआ और घर वाले ने बोला कुठे होता एवढा वेळ? ही काय वेळ आहे याची? धन्यवाद. शांत रहो. और उसके बाद कुछ बोला आशीर्वाद. हाँ, मग वाद विवाद नहीं. आपको हमेशा धन्यवाद मोड में रहना है. इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल वर्ड प्रेयर इज थैंक यू. हर वक्त थैंक यू बोलो. ये मंदिर है ना, मैं देखता हूँ कई लोग मंदिर में मांगने को जाते हैं, परमेश्वरा गाड़ी दे, बंगला दे, ये दे दे, वो दे दे. रॉन्ग. मंदिरामध्ये ह्याच्यासाठी जायचं नसतं की परमेश्वराने आपल्याला काही द्यावं. रॉंग. मला असं वाटतं मंदिरामध्ये ह्याच्यासाठी जायचं असं की परमेश्वराने ऑलरेडी आपल्याला भरपूर काही दिलेलं आहे, त्याचे धन्यवाद मानायला जा. थँक्यू व्हेरी मच, तू मला एवढं दिलेलं आहेस. अभी आप सुखी है. अगर आप देखो ना, आप अभी इस क्षण बहुत सुखी है. सिर्फ हम सोचते नहीं हो उसके बारे में. मेरी आवाज़ सुन रहे आप लोग? सुन रहे? हाथ खड़ा करो. सुन रहे? मतलब आपके कान अच्छे हैं, मुझे देख रहे हैं, आंखें भी अच्छी है. आप पैदल आए, पैर अच्छे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, डोकं चांगला है, काम करता है. दोपहर को खाने को मिला आपको? माना खाने को भी मिल रहा है, पहनने को कपड़े, घर है सगळ्यांना, तो घर है, खाने पीने को मिल रहा है, हाथ पैर अच्छे, आंखें कान अच्छे हैं. आप इस समय इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति हो. आपको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग इस समय इस दुनिया पर है जिनको ये चीज़ें नहीं मिल रही है. तो अपने लिए तालियां बजाओ. आप बहुत सुखी है, सेलिब्रेट करो इसको. अभी स्पिरिचुअलिटी के अनुसार एक्चुअली स्पिरिचुअल सॉल्यूशन जो है बहुत पावरफुल है. अगर आप करेंगे तो मैं अभी आपसे करवाऊंगा. करेंगे? ये घर पे जाके प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि थेरी आप भूलने वाले आहे. मी जेवढं भाषण केलं तेवढं तुम्ही वसरणार, हे लक्षात राहणार. ही मुठ्ठी बंद केलेली. आणि आता जे मी करणार आहे ते तुम्ही लक्षात ठेवणार. करेंगे? सभी करेंगे? बोलो हाँ जी. हाँ, तो खड़े रहो, थोड़ा खड़े रहो प्लीज. स्टैंड अप. बहुत अच्छा एक्सरसाइज हम करेंगे. ये स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिकल अभ्यास है जो आपको करना है. दीदी ने बहुत डीप बात आपको सुनाई. दीदी का भाषण बहुत गहरा था, उसका विस्तार हम करेंगे. लेकिन दीदी ने क्या बताया, हम कौन है, शरीर है या आत्मा है? हम क्या बोलते हैं, मैं शरीर या मेरा शरीर? मेरा शरीर. मैं हाथ या मेरा हाथ? मेरा हाथ. तो मेरा हाथ बोलने वाला मैं शरीर से अलग हूँ. बराबर आहे? हम आत्मा आहे. दुर्दैवाची गोष्ट काय, कुठल्याही शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये शिकवलं जात नाही. आपलं तत्वज्ञान आहे, नैनम छिंदन्ते शस्त्राने. आपण आत्मा आहोत, इथे निवास करतो या 2 डोळ्यांच्या मध्ये.
इथे आज्ञा चक्र, तिथे आपण निवास करतो आणि आपण या शरीराला कंट्रोल करतो आणि आपण सगळे खूप चांगले आहोत, बहुत पॉजिटिव है, शांत स्वरूप है। अभी अभ्यास क्या करना है, ध्यान से सुनो, सुन रहे सभी? एक दूसरे को फेस करके खड़े रहो, फेस करके बाजू वाले के साथ, हाँ ऐसे आमने सामने खड़े रहो, आमने सामने खड़े रहो, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्टेज वाले गेस्ट भी कर रहे हैं, देखो, हाँ अभी थोड़ा डिस्टेंस रखो एक दूसरे में, बहुत अच्छा। अभी मैं आपको कमेंट्री दे रहा हूँ, वैसे आप अभ्यास करेंगे, हाँ बहुत शांति से खड़े रहो, शरीर हिलेगा नहीं, अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, एकदम हल्का रिलैक्स होकर खड़े रहिए और अपने आप बात कीजिए अपने साथ कि मैं कौन, क्या मैं शरीर हूँ? नहीं, ये मेरा शरीर है, मैं इस शरीर से अलग हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। इस शरीर के अंदर मैं एक दिव्य ज्योति हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अभी सामने वाली के भ्रुकुटी में देखो, जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा है उसकी दो आंखों के बीच में देखो और देखो कि ये भी एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। उसकी दो आंखों के बीच में देखना, भ्रुकुटी कहते हैं उसको, वहाँ पे एक स्टार चमकता हुआ देखेंगे, एक स्टार है। ये शरीर नहीं है, ये भी एक आत्मा है, जैसे मैं आत्मा हूँ ये भी एक आत्मा है और ये परमात्मा की संतान है। मन में संकल्प करो, जो मैं संकल्प दे रहा हूँ वो करो, जैसे मैं आत्मा हूँ ये भी एक आत्मा है। ये अभी इस शरीर में है, बचपन में इसका शरीर छोटा था, खिलाया पिलाया बड़ा हो गया, एक दिन ये आत्मा ये शरीर छोड़ने वाली है, जैसे मैं छोड़ने वाला हूँ। हम दोनों एक परमात्मा की संतान हैं। अभी विजुअलाइज करेंगे, आकाश से परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, शिव बाबा आपको आशीर्वाद दे रहा है। भगवान का आशीर्वाद, एक लाइट आपके तरफ आ रही है। विजुअलाइज करो, आकाश से एक लाइट, ब्लू कलर की लाइट आपके तरफ आ रही है और आपके मस्तक में प्रवेश कर रही है और ये लाइट जैसे ही आपके अंदर आ रही है आप शक्तिशाली हो रहे हो और ये लाइट आपके द्वारा सामने वाले को मिल रही है। आपके आँखों से ये लाइट जा रही है और आप सामने वाले के प्रति एक संकल्प करोगे। क्या संकल्प करोगे? हे परमात्मा, अपने मन में बात करो, हे परमात्मा, ये आपका बच्चा मेरे सामने खड़ा है, इस बच्चे के जो भी दुख है, इसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, हे परमात्मा तुम इसको शक्ति देना, इसके सभी दुख दूर हो जाए, इसकी सभी समस्याएं दूर हो जाए, ये सुखी हो जाए। ऐसे संकल्प करेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि आपसे ये लाइट वो सामने वाले को जा रही है। हे परमात्मा, इस आत्मा के घर में जितने भी लोग हैं, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, जितने भी लोग हैं वो सभी सुखी हो जाए। आप इसको शक्ति देना, इसके घर वालों को भी शक्ति देना। विजुअलाइज करो, आपसे ये शक्ति जा रही है। अभी थोड़ा और एक्सपांड करेंगे। संकल्प करो, विजुअलाइज करो, इस हॉल में जितने भी लोग खड़े हैं उनके बारे में संकल्प करो, वो सभी सुखी हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए। आपकी शक्ति इन सबको मिल रही है। अभी सामने वाले को आप मुंह से बोलेंगे, वर्बली बोलेंगे, हे आत्मन, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप महान हो, क्योंकि आप परमात्मा की संतान हो, आप शांत स्वरूप हो, आप प्रेम स्वरूप हो, मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ, आप भी प्रेम स्वरूप हो। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं।
अभी सामने वाले को अपनी बाहों में संभालो, उसको बहुत प्यार से गले लगो सामने वाले के, अच्छी तरह से 1 मिनट तक खड़े रहो, हंसो मत, उसको फील करो, उसकी एनर्जी को फील करो। वेरी गुड। हाँ बस अभी मेरी तरफ देखो, कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा? तालियां तो बजाओ। इसको क्या बोलते पता है? हग थेरेपी। विदेश में इसके ऊपर प्रयोग हो रहे हैं। हमारे भारत में भी मुन्ना भाई MBBS जो मूवी था आपने देखा है, उसमें क्या बताया है? जादू की झप्पी। लेकिन ऐसा करना मत, रास्ते पे जाता है यार इधर आओ तुझे जादू की झप्पी देता हूं। ये करने की जरूरत नहीं है। शुभ भावना रखो, तभी आपका शरीर और मन ठीक होगा। बैठ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये सबके लिए तालियां बजाओ, गेस्ट के लिए तालियां बजाओ। देखो स्टेज वाले, स्टेज पर बैठे हुए हमारे बहुत सीनियर लोग हैं, ये बहुत अनुभवी है। ये तो मैं उनके सामने, मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। आप सबको अच्छा लगा? आखिर के 5 मिनिट मैं ले रहा हूँ, मुझे 8:30 बोला आहे, घडी के अनुसार मैं चल रहा हूँ। आमची मुंबईतली लोक ना, आम्ही फार टाइम कॉन्शियस असतो। आमची ट्रेन सुटते सेकंडला, तो हम लोग बहुत घड़ी के पक्के होते हैं। आखिरी 5 मिनट ध्यान से सुनो, मैं जो भी कह रहा हूँ। सुन रहे सभी? मैंने ICU में काम किया है 2 साल, इंटेंसिव केयर यूनिट, अति दक्षता विभाग। तो मैंने क्या देखा, सीरियस पेशेंट आते हैं ICU में, पर मैंने क्या देखा, मरते समय ना कई लोग रोते हैं, आंखों से आंसू आ रहे। तो मुझे बहुत फील होता था। मी त्यांच्या डोक्यावरून हात फिरवला कि भैया आप क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने बताया मुझे पूरी जिंदगी दिखाई दे रही है। मैंने कहा क्या दिखाई दे रहा है? तब उन्होंने कहा बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत लोगों के ऊपर गुस्सा किया, बहुत लोगों का अपमान किया। आज मैं उन लोगों से माफ़ी भी नहीं मांग सकता हूँ। इसका दुख हो रहा है क्योंकि मैं अभी जाने वाला हूँ। मैंने कहा और मैं बहुत लोगों की मदद कर सकता था, मेरे पास पैसा था, पावर थी, पोजीशन थी, लेकिन आज वो सब पैसा छोड़ के जा रहा हूँ। वो मेरे किसी काम का नहीं है। मैं मदद करना चाहते हुए भी नहीं किया मैंने, क्योंकि अहंकार था मेरे अंदर, ईगो था। तो आज मुझे इसलिए रोने को आ रहा है, और मुझे पता है ऐसे रोते रोते ही मैं जाऊंगा। मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है, आप कैसे मरना चाहते हो? हंसते हंसते या रोते रोते? एवढं सोपं नहीं है। कर्म अच्छे चाहिए। लास्ट कहानी सुना के मैं रुकूंगा। मैं हर प्रोग्राम में ये कहानी सुना रहा हूँ। सुन रहे सभी? 7 माले की बिल्डिंग, इंजीनियर 7वें माले पे, नीचे लेबर काम कर रहा है। वो ऊपर से आवाज़ दे रहा है, उसको सुना ही नहीं दे रहा है। तो इंजीनियर कहता है अभी इसका ध्यान कैसे खींचूं? ऊपर से नोट छोड़ता है 100 रुपये की, वो उठाता है, जेब में डालता है, काम चालू रखता है। बोलते शायद 100 रुपया कम है। 200 की छोड़ता है, वो भी उठाता है, जेब में डाल के अपना काम चालू करता है, ऊपर देखता ही नहीं है। इंजीनियर 500 की नोट छोड़ता है, 500 को भी उठाता है, जेब में डालता है, काम चालू रखता है। अभी इंजीनियर को गुस्सा आता है, वो दगड लेता है, वीट घेतो आणि त्याच्या डोक्यात मारतो। तो सिर में वीट लगती है तो वो ऊपर देखता है, और इंजीनियर बोलता है त्या 3 नोटा घेऊन वर ये। कल्पना करो, भगवान भी हमको बिजी देख के क्या बोलता है? नोट छोड़ता है, 100 रुपया, 200 रुपया। इमेजिन, भगवान ने आप लोगों के लिए, बजाज नगर वासियों के लिए मुंबई से ये 500 रुपये का नोट भेजा हुआ है। टाळ्या वाजू नका, पुढे ऐकून घ्या। जर या नोटेचं म्हणणं तुम्ही नाही ऐकलं, अगर इस नोट का कहना आप लोगों ने नहीं माना, फिर मत कहना कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा। भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करता। आपको चांस है। मेडिटेशन अच्छा लगा? कर सकते हैं घर पे आप ये करना। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, हर आत्मा अच्छा होता है। मेडिटेशन तो मैंने वैसे कराया नहीं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, लेकिन ये राजयोग मेडिटेशन 140 देशों में सिखाया जाता है। 140 साइंटिफिक है।
परमात्मा ने हमारे लिए सिखाया ही है, हमारे दुख दूर करने के लिए। भगवान को सुख करता दुख हरता कहते हैं। वो हमारे दुखों को दूर करने के लिए आया है। कौन कौन है मेडिटेशन करना चाहेंगे? पहली बार आए हो? अच्छा, करेंगे? करेंगे? करो, आपके लिए है। नहीं तो वो जो कहावत है, भगवान जब भाग्य बांट रहा था, क्या है कहावत? आप सोए हुए थे क्या? ये उन लोगों के लिए जिनको ऐसा मौका मिलता है लेकिन वो करते नहीं है। 1 मिनट हम साइलेंस में जाएंगे, सीधा बैठेंगे 1 मिनट के लिए, एकदम साइलेंस में जाएंगे, संपूर्ण शरीर को हल्का छोड़ के ध्यान इधर लेके जाओ, 2 आंखों के बीच में देखो, एक सुंदर दिव्य सितारा चमक रहा है और आप ये दिव्य प्रकाश हो। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वो आपको आशीर्वाद दे रहा है। उसकी शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है, आप उसके साथ कंबाइंड है। परम धाम 5 तत्वों से पार, अपने आप को देखो, मैं 5 तत्वों से पार अपने घर में शांति धाम परम धाम में भगवान के साथ हूँ। भगवान मेरे अंदर शक्ति भर रहा है, एक लाल रंग का प्रकाश आपके अंदर आ रहा है और भगवान ने अपना वरदानी हाथ आपके सिर के ऊपर रखा है। विजुअलाइज करो, ब्रह्मा बाबा का हाथ आपके सिर के ऊपर है और ब्रह्मा बाबा और परमात्मा शिव बाबा आपको वरदान दे रहे, कह रहे कि बच्चे तुम मेरे हो, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए आया हुआ हूँ। तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, हर वक्त मुझे साथ रखो, तुम्हारी विजय निश्चित है। भगवान से बातें करेंगे, हे परमात्मा मैंने आपको पहचान लिया, तुम मेरे हो, मैं हर वक्त आपको साथ में रखूंगी, आपकी श्रीमत पर चलूंगी और जो सुख आपने मुझे दिया है वही सुख सबको बांटूंगी। परमात्मा को दिल से धन्यवाद देंगे, महसूस करेंगे उसका शांति का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। शांति।